हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मियोनिक एमिशन, और इसको हम दूसरे फॉर्म में दूसरे वे में रिचर्डसन ड्यूशमैन इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसको रिचर्ड ड्यूशमैन इक्वेशन क्यों बोलते हैं एंड थर्मियोनिक एमिशन एग्जैक्टली क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन गैस की बात हुई थी, या हम बात करें कि इनिशियली हम लोगों को मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एग्जैक्टली क्या होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में क्या होता है कि रिचर्डसन ने स्टडी किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी मेटल है, मेटल जो है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिहेव करते हैं। किस तरह से बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्री गैस। तो जब वो फ्री गैस की तरह बिहेव करते हैं तो इसीलिए वो एक तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं। अब सोमरफील्ड ने क्या किया था कि बोला था कि इसी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस को मॉडिफाई किया था एंड इसमें एक एडिशन किया था। तो सोमरफील्ड ने क्या बोला था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, तो नेक्स्ट आते हैं सोमरफील्ड, दैट इज सोमरफील्ड। इन्होंने ये बोला था कि जो मेटल में है, इलेक्ट्रॉन इन मेटल, उसके पास क्या होता है? दे हैव यूनिफॉर्म पोटेंशियल, दे हैव यूनिफॉर्म पोटेंशियल, उनके पास यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है। दैट मीन्स कि हम बात करें कि जो मोशन जो होता है, अब पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी जो मोशन है दैट इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स अगर मान लो ये कोई भी एक मटेरियल है, मटेरियल में मेटल है, मेटल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। बट जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट विद इन द मेटल सरफेस हो रही है, मेटल सरफेस के बाहर नहीं जा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर जो भी बाउंड्री है, बाउंड्री पर उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट बाउंड्री, उसको हम लोगों ने मान दिया लेट इट बी डब्ल्यू। ठीक है, जो पोटेंशियल है बाउंड्री का जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, अब दैट मीन्स कि डब्ल्यू पोटेंशियल है बाउंड्री का। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को इस बाउंड्री से या इस बाउंड्री से या इस बाउंड्री से, किसी भी बाउंड्री से, दैट मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से बाहर जाना है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? उसको इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये तो सोमरफील्ड ने बताया था। इसके बाद फर्मी जो आए थे, फर्मी ने ये बोला था कि एक लेवल होता है जिसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। अब फर्मी एनर्जी लेवल एग्जैक्टली क्या होता है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है, जिसको हम लोगों ने स्टेट किया एफ ऑफ ई। ठीक है, इट इज़ एफ ऑफ ई, दैट इज़ फर्मी एनर्जी लेवल। कि इस लेवल से नीचे के जितने भी स्टेट्स हैं या एनर्जी वैल्यूज है, इसके नीचे जो है वो एम्प्टी फिल्ड रहती हैं, एंड इस एनर्जी लेवल के ऊपर जो है वो एम्प्टी रहती हैं। ठीक है, तो एनर्जी, और ये जो लेवल है, इस लेवल की एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, सॉरी ई ऑफ एफ, फर्मी एनर्जी, सॉरी एनर्जी मैंने एफ ऑफ ई लिख दिया, दैट इज ई ऑफ एफ, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो एनर्जी है ई एफ एट 0 केल्विन, ई एफ एट 0 केल्विन सफिशिएंट नहीं होती है। कितनी सफिशिएंट नहीं होती? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए इस पोटेंशियल बैरियर से, क्योंकि ये कम होती है, ये इसका बैरियर है। दैट मीन्स ये इसकी हाईएस्ट एनर्जी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, या बोल सकते हैं कि मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से वो बाहर निकल जाए। तो इसीलिए रिचर्डसन ने क्या बोला, इसी कॉन्सेप्ट को उठाया और ये बोला कि took this concept and he said for electron to break the energy level W,
वी कैन गिव इट द थर्मल एनर्जी. अब रिचर्डसन सेड कि it can absorb thermal energy, or we can provide the thermal energy with this. दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा जो थर्मल एनर्जी, जो एनर्जी बचती है, वो एनर्जी हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं वी कैन गिव W माइनस EF. ठीक है, वी कैन गिव दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि वो इस बाउंड्री से बाहर निकल जाए. ये पूरा का पूरा W, यहाँ पर EF, तो W माइनस EF दैट मीन्स दिस मच ऑफ अमाउंट अगर मैं उसको देता हूँ तो वो क्या मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, अब यही एग्जैक्टली है अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल केस में क्या होता है. नॉर्मल केस में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल सकता है. ठीक है, बट बाय अप्लाइंग एनर्जी दैट इज थर्मल एनर्जी और एट हाई टेम्परेचर द मेटल इमिट्स द इलेक्ट्रॉन. तो बोल सकते हैं द मेटल्स इमिट इलेक्ट्रॉन्स, द metals emits electrons when they are heated to a high temperature, and this phenomena is known as thermionic emission. ठीक है, तो एग्जैक्टली थर्मियोनिक एमिशन क्या हुआ, जब भी हम किसी भी मेटल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करता है. दैट मीन्स कि ऑलरेडी पहले यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फील्ड थे, उसको हम लोगों ने बाहर से हीट एनर्जी दी तो मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया. ये हो गया हमारा थर्मियोनिक एमिशन. अब इसके बाद ये तो हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट आउट होता है. तो अब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं अलग अलग स्टेट्स में. तो जो फर्मी है, फर्मी ने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया था. किसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील्ड होते हैं. उन्होंने फर्मी ने क्या बोला था कि जितने भी लेवल्स हैं वो फील्ड हैं कहाँ पर, बिलो EF टू E. ठीक है, EF से लेके E तक, इस पूरी की पूरी रेंज में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फील्ड है. ठीक है, और हर एक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है, अब अगर बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन E लेवल पे है, दैट मीन्स E लेवल पे उसके पास एनर्जी E है. अब अगर उसके पास एनर्जी है E, तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है, दैट मीन्स इट विल हैव मोमेंटम ऑल्सो. तो हम बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन विल हैव मोमेंटम. इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगी. कहाँ से कहाँ तक, अब मिनिमम एनर्जी जो हमने बोली E, तो E का जो मोमेंटम हो जाएगा P, फ्रॉम P टू मैक्सिमम एनर्जी जो EF तक है उसको हम लोगों ने E प्लस DE बोल दिया, तो वो हमारा हो जाएगा P प्लस DP. इतना मोमेंटम, इस मोमेंटम रेंज में वो मूव करेगा. ठीक है, और इसके बाद फर्मी ने बोला था कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन, हमने एज्यूम किया GI एलिमेंट्री सेल using Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. ठीक है, तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन GI एलिमेंट्री सेल, दैट मीन्स कि ये जो सेल्स हैं इनको हम लोगों ने बोल दिया है कि GI सेल्स हैं. इन GI सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हो गया NI सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन
Ni electrons are distributed in Gi cell, that is equals to, it is given by, this is equals to 1 divided by e raised to power e minus ef ये अपॉन के टी प्लस 1, ठीक है। ये जो है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जीआई एलिमेंट्री सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसको हम लोग फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, पूरे के पूरे मेटल जो है, मेटल को क्या किया है, एक पूरा, अब हम जब भी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम पूरा का पूरा मेटल नहीं उठाते, हम उसे एक सिंगल यूनिट वॉल्यूम उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल यूनिट वॉल्यूम उठाएं तो हम बोल सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी डी ई से ई प्लस डी ई। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो कहाँ से, यूजिंग द फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारा फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, एंड द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन दोनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एग्जैक्टली हमको निकालना है फॉर द टाइमिंग, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये निकल गया, तो अब लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अब इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि हमारे पास जो एनर्जी है ई, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा पी। अब मोमेंटम जो है इट इज़ इन वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो मोमेंटम है हम मोमेंटम को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो जो हम मोमेंटम पी जो है वो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है एज वी नो दैट, हमारा जो मोमेंटम है जिसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया, अगर मैं पी एक्स की बात करूं तो उसको मैं एम वी एक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि वी एक्स जो है, या हम बोल सकते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं वी जो है वी 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, वी एक्स वी वाई वी जेड के फॉर्म में। सिमिलरली मोमेंटम पी जो है वो पी एक्स पी वाई पी जेड के फॉर्म में। तो जो पी एक्स है वो एम वी एक्स के फॉर्म में, मोमेंटम वाई डायरेक्शन में पी वाई इज इक्वल्स टू एम वी वाई एंड मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम वी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये पी एक्स है तो पी एक्स का डी पी एक्स क्या हो जाएगा, डी पी एक्स विल बी इक्वल्स टू एम डी वी एक्स, डी पी वाई विल बी इक्वल्स टू एम डी वी वाई एंड डी पी जेड विल बी इक्वल्स टू एम डी वी जेड। सॉरी डी ये नीचे आ गया, दैट विल डी पी जेड विल बी इक्वल्स टू एम डी वी जेड, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो है, अब हमारे लास्ट लेक्चर में या मेरे पुराने वीडियो में मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, या अगर मैं बात करूं मोमेंटम स्पेस की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल रेंज जो है, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ई से लेके रेंज हमारी ई से ई प्लस डी ई, या मैं अगर मैं बात करूँ वो पी से पी प्लस डी पी है, तो वो बोल सकता हूँ। या मुझे टोटल नंबर निकालने हैं तो वो नंबर मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक मोमेंटम स्पेस है, कहाँ से कहाँ तक, पी से पी प्लस डी पी तक। तो अगर मैं इस तरह से डायमेंशन निकालता हूँ, ये हमारा पी एक्स हो गया, ये हमारा पी वाई हो गया एंड दिस इज पी जेड। तो अगर मैं यहाँ पर ये निकालता हूँ, एक मोमेंटम स्पेस निकालता हूँ, बनाता हूँ एक पूरा वॉल्यूम मोमेंटम पी के साथ, और ये दूसरा वॉल्यूम जो हो गया दिस इज, ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज पी प्लस डी पी आ गया। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर ऑफ क्या निकाले थे, टोटल नंबर निकाले थे कि कितने टोटल नंबर हो सकते हैं इन बिटवीन पी प्लस डी पी। अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो
पी और पी प्लस डी पी के बीच में टोटल नंबर हो जाएंगे। अब मुझे एग्जैक्टली क्या निकालना है, इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो रीजन है, ये शेडेड रीजन है, इन शेडेड रीजन के बीच में मुझे नंबर निकालना है, इस शेडेड रीजन में निकालना है। तो इस शेडेड रीजन जो है, इस शेडेड रीजन में वॉल्यूम क्या हो जाएगी टोटल। अब ये 3 डायरेक्शन है, तो पी एक्स डायरेक्शन में ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी डी पी एक्स, वाई डायरेक्शन में ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा डी पी वाई, एंड जेड डायरेक्शन में ये वाला शेडेड रीजन हो जाएगा डी पी जेड। तो जो टोटल वॉल्यूम हो गया इसका डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं नॉर्मल केस में वॉल्यूम निकालना चाहूँ, अभी 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने वॉल्यूम निकाला तो एक स्फीयर बनेगा, तो आउटर स्फीयर माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम, तो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर जो है हमारा पी प्लस डी पी हो गया होल क्यूब, माइनस 4/3 पाई इनर स्फीयर का ऑब्वियसली पी क्यूब हो गया। इनर स्फीयर पी क्यूब और आउटर पी प्लस डी पी आ गया। ओके, अब ये जो पोर्शन है इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ये हो गया 4/3 पाई हो गया, यहाँ पर पी क्यूब और पी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डी पी क्यूब और डी पी स्क्वायर जो हायर पावर टर्म्स हैं वो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटी टर्म है, तो छोटी का स्क्वायर एंड क्यूब जो है वो ऑलरेडी और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए वी आर लेफ्ट विद द, और 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर भी चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये जो बचेगा हमारे पास 4 पाई पी स्क्वायर डी पी स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं कि इस वॉल्यूम से हम लोग डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने किस तरह से ये निकाला। तो यहाँ तक पहुँच गए, ये इनर जो वॉल्यूम है इसको हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। अब हमने यहाँ पर पीछे ये देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था कि एन आई अपॉन जे आई इज इक्वल टू 1/e माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, ये देखा था। तो ये एग्जैक्टली क्या है, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जीआई लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने निकाला भी था, जिसको हम लोगों ने मिनिमम नंबर बोला था, दैट इज जी पी डी पी, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो जो जी पी डी पी है, जी पी डी पी, ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज द नंबर ऑफ फेज सेल्स, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जी पी डी पी दैट इज इक्वल्स टू जी एस इंटू वी अपॉन एच क्यूब 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में निकाला है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फैक्टर हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पर जी एस, जो कि वहाँ पर नहीं था। ये जी एस जो है दैट इज, ये कहाँ से आया है, ये आया है स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर है, दिस इज स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर। ठीक है, अब स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्लस जो हमारा जो पार्टिकल है वो स्पिन करता है। अब पार्टिकल स्पिन करता है या हम स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर की बात करें तो दिस इज इक्वल्स टू 2s+1 आता है। अब यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ, तो इसको एस में डाल दिया, एस एस स्पिन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो हमारा जी पी डी पी जो है, जी पी डी पी जो है वो बन जाएगा, जी एस की जगह 2 आ जाएगा, 2v अपॉन एच क्यूब 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो
यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया Ni पार्टिकल्स को Gi में, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन से मैं Ni निकालना चाहता हूँ तो Gi में ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो Ni इज इक्वल टू Gi डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर Ni will be equals to Gi divided by e raised to power e minus ef डिवाइडेड बाई kt प्लस 1 हो जाएगा। अब ये Gi जो है एग्जैक्टली ये Gp dp ही है, ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला था। तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ni दैट इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब v 4 पाई पी स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या लिखा, n। तो Ni जो है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मिनिमम नंबर के लिए मैं dn लिखना चाहूँ तो dn विल बी इक्वल्स टू, अब dn है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो dn विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन, अब मैंने इसको Ni मिनिमम नंबर है तो उसको मैंने dn लिख लिया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एच क्यूब v 4 पाई पी स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी, और ये प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने dn जो निकाला, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इमिशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो ये v नीचे आ जाएगा, ठीक है, या पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको डिवाइड बाई v करूँगा तो ये भी डिवाइडेड बाई v, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि इमिट हो रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, dn इज इक्वल्स टू, यहाँ से v चला जाएगा या v नीचे लेके जाओ, 2 अपॉन एच क्यूब 4 पाई पी स्क्वायर डी पी डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम क्या निकल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, तो एग्जैक्टली हमारे पास dn की वैल्यू आ गई। अब dn की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने। अगर पीछे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैंने डी पी स्क्वायर लिख दिया, इट इज डी पी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी जो है वो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड है, तो वी कैन रिप्लेस दिस 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो बोल सकते हैं therefore above equation will become, ये above equation क्या हो जाएगी, dn इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एच क्यूब, ये 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, इट इज डी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तो इसको मैंने लिख दिया इंटू डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, denominator as it is e raised to power e minus e f divided by k t plus 1। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास dn की वैल्यू आ गई। अब हमने पीछे ऑलरेडी ये लिखा है कि हमको ये पता है कि हमारा जो है मोमेंटम px जो है हम उसको m dvx m dy एंड m dz, तो dpx dpy एंड dpz है, हम ये लिख सकते हैं। तो dpx dpy dpz को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore dn will be equals to 2 divided by h क्यूब, अब dpx dpy dpz, अब यहाँ पर m m m कॉमन है तो m क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली,
तो ये हो जाएगा m क्यूब dvx dvy dvz upon denominator as it is e raised to power e minus ef divided by kt plus 1 आ गया यहाँ पर। अब ये तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इमिट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बट अब हम कब इमिट करवा रहे हैं उसको, जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो इमिट आउट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ई एनर्जी होगी, क्योंकि ये जो ई एनर्जी है हमने ये देखा था कि टोटल जो एनर्जी होती है, फर्मी ने बोला कि जो एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द सॉरी समरफील्ड ने बोला था कि जो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज होगी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो एनर्जी इंक्रीज हुई। तो दैट मीन्स ई वाला यहाँ पर ई फैक्टर है, दैट फैक्टर विल बी ग्रेटर देन ई एफ। तो इस ई एफ से ज़्यादा होगा, जब इस ई एफ से ज़्यादा होगा तो ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अब इसकी वैल्यू पूरी की पूरी, क्योंकि ई रेस्ट पर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अगर उसमें मैं 1 ऐड भी करता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एस टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर increases E माइनस बोल सकते हैं E माइनस ई एफ विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी। तो ये ग्रेटर देन होगा तो वी कैन नेगलेक्ट 1। तो हमारे पास डी एन जो बचेगा, डी एन विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब एम क्यूब डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड डिवाइडेड बाई, सॉरी ये एम है, डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर ई एफ ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी, ये बचेगा हमारे पास। ओके अब ये जो है अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊँ, जब न्यूमरेटर में होगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो माइनस ई एफ प्लस ई एफ हो जाएगा, और मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो जो हमारा डी एन जो है वो डी एन क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एन विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब एम क्यूब ई रेज टू पावर, जब मैं न्यूमरेटर में लेके चला गया तो वो ई एफ माइनस ई अपॉन के टी, साथ में डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। इट इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब एम क्यूब ई रेज टू पावर ई एफ अपॉन के टी एंड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई अपॉन के टी, साथ में डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ई जो है, ई क्या है, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर को वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, हमें जो वेलोसिटी है जो इंक्रीज हो रही है। तो देयरफॉर above equation becomes dn will be equals to a e raised to power minus of half m upon kt vx square plus vy square plus vz square
अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं इस इक्वेशन से इक्वेशन पे। क्यों? सिंस ए जो है हम लोगों ने ए मान लिया 2/h³ m³ e⁻⁴ अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, h³ कांस्टेंट है, m जो है मास कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, EF की वैल्यू कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी लेवल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। और हमारा जो E होता है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम लोग हाफ ऑफ mv² लिख सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी E जो है कहाँ गई हमारी, ये जो E है इस पूरे को हम लोगों ने A लिख लिया, e⁻⁴ ये जो E है उसको हम लोगों ने हाफ ऑफ m 1/2m और जो v² है उसको हम लोगों ने vx² प्लस vy² प्लस vz² लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, dvx dvy dvz जो है सॉरी यहाँ पर रह गया, साथ में आ जाएगा हमारा यहाँ पर dvx dvy एंड dvz आ जाएगा, तीनों आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारा dn है दैट विल बी इक्वल टू a e⁻⁴। अब इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब जब इन तीनों को अलग करूँगा तो जगह e⁻⁻⁻⁻, ऊपर m vx² kt, साथ में dvx e⁻⁻½ m vy² kt dvy and e⁻⁻½ m vz² kt dvz। ओके, सिंपली मैंने क्या किया, इन तीनों को अलग अलग लिख लिया, इसको रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ये बोला कि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल इमिट आउट फ्रॉम द वॉल्यूम। ठीक है, कि यहाँ पर अगर मान लो ये जो मेरा मेटल है, मेटल में से अगर मैं ये मान लो ये हमारा EF है, फर्मी एनर्जी लेवल, तो जब मैं एनर्जी देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी है, जब मैंने बाहर से हीट दिया दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो ये जो है वो एनर्जी गेन करके इस लेवल से बाहर चला जाएगा। ओके, अब ये जब बाहर जाएगा तो इट विल इमिट फ्रॉम पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे के पूरे मेटल सरफेस का हम एक सिंगल यूनिट वॉल्यूम उठाएं तो यूनिट वॉल्यूम से बाहर निकल जाएगा, बट यूनिट वॉल्यूम से बाहर निकला जाएगा। बट हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या एक सिंगल सरफेस है, अब सिंगल सरफेस से बाहर जाएगा तो या तो x डायरेक्शन से बाहर जाएगा या y डायरेक्शन से बाहर जाएगा या z डायरेक्शन से बाहर जाएगा। तो हमारा ये जो dn जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं जाएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से, फ्रॉम अ सिंगल सरफेस। तो जो हमारे पास dn जो था इट वॉज पर यूनिट वॉल्यूम था। ठीक है, अब उस पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम बोलें तो पर यूनिट वॉल्यूम को 1/v बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/m³ हो गया हमारा पास पर यूनिट वॉल्यूम। बट इस पर यूनिट वॉल्यूम को हमको सरफेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना है पर यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 1/m² पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इट इमिट्स फ्रॉम द एक्स सरफेस, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम एक्स सरफेस, अगर मान लो वो एक्स सरफेस से इमिट करता है तो लिमिट्स ऑफ y एंड z क्या हो जाएगी, लिमिट्स ऑफ y एंड z जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू -∞ टू +∞ चली जाएगी। ठीक है, और हम लोगों ने उसको कैसे कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/m³ को अगर कन्वर्ट करना है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मीटर पर सेकेंड से। जब इसको मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस m से एक ये m कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये क्या बचा 1/m² पर सेकेंड, तो 1/m²
पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीटर अपॉन पर सेकेंड क्या होती है, दिस इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ऑब्वियसली मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन अज्यूम किया कि कहाँ से इमिट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन से इमिट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और डाल दूंगा। जब यहाँ पर वेलोसिटी डाल दूंगा तो ये पर यूनिट वॉल्यूम से पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर टी एन विल बी इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर -1/2 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। मैंने क्या किया, यहाँ पर वी एक्स डाल दिया, बाकी एज इट इज़ डी वी एक्स ई रेज टू पावर साथ में माइनस हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी डी वी वाई एंड ई रेज टू पावर -1/2 एम वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी डी वी जेड हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो गया। अब ये तो है एक सिंगल पार्टिकल, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल हैव टू इंटीग्रेट दिस, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ particles we have to integrate it। ठीक है, अब जो इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन में मुझे पता है कि हमारा जो y और z की जो लिमिट्स हैं वो क्या हो गई, दैट इज़ -∞ से +∞। हमको जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको निकालनी है x की। ठीक है, y और z के लिमिट्स -∞ टू +∞, बट x डायरेक्शन में हमको कितनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी है, x डायरेक्शन में हमको मिनिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करनी है दैट इज इक्वल्स टू, कितनी प्रोवाइड करनी है मिनिमम एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी मिनिमम एनर्जी, और ये जो मिनिमम एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, दैट शुड बी इक्वल्स टू W। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर है तो ये W हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू W। तो मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड जो कि हमारे पास हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ ऑफ एम वी। अब वी जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, और ये तो मिनिमम है। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो है कैन बी इन्फिनिटी। ठीक है, मिनिमम यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और मैक्सिमम तो क्या है, कितने भी प्रोवाइड करो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर हो गया। तो इससे अगर मैं वी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से जो है वी एक्स विल बी इक्वल्स टू √ऑफ, अब ये जो है एम नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2W डिवाइडेड बाई एम, और जो स्क्वायर है उसका रूट हो जाएगा। तो हमारी जो लिमिट जो होगी वो है 2W डिवाइडेड बाई एम। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो dn को इंटीग्रेट करूँगा वो हो जाएगा n, इट इज़ इक्वल्स टू, अब a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो x की है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2W डिवाइडेड बाई m Vx जो आ जाएगा Vx e रेज टू पावर -हाफ ऑफ m Vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई k t dVx। ठीक है, Vy की -∞ टू +∞ e रेज टू पावर -1/2 m Vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई k t dVz, और इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू +∞ e रेज टू पावर -1/2 m, सॉरी ये Vy है,
वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी डी वी जेड हो गया, सॉरी ये डी वी वाई हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंटीग्रल उठाएंगे और उनको उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है, ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है और ये हमारा थर्ड इंटीग्रल है। ओके, तो अगर सेकंड और थर्ड इंटीग्रल की अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ वी वाई और वी जेड इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे इंटीग्रल या बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सेम है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो अब सेकंड और थर्ड इंटीग्रल में से अगर मैं सेकंड इंटीग्रल को उठाता हूँ तो मैंने क्या किया, मान लो सेकंड उठाया, तो सेकंड के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी आया और साथ में डी वी वाई। अब हमने यहाँ पर लेट किया कि हमारे पास एम वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी जो है, सॉरी ट्वाइस ऑफ के टी जो है दैट इज इक्वल्स टू जेड कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के टी जेड डिवाइडेड बाई एम। इसी को रीअरेंज कर दिया सीधा सीधा, तो दैट मीन्स कि जो वी वाई है दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, और जेड को हम लोगों ने अलग से लिख लिया। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी वाई डी वी वाई इट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, कॉन्स्टेंट है, और डी जेड हो जाएगा। यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी वाई डी वी वाई, ये डी वी वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, और डी वी वाई विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वी वाई इंटू के टी डिवाइडेड बाई एम, टी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब वी वाई की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू अब के टी डिवाइडेड बाई एम। अब वी वाई सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/z ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के टी, ये अंडर रूट, और ये 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ z, टी जेड आ जाएगा। अब अगर मैं इसको अंदर डालता हूँ तो ये के स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू ये एज इट इज़ m अपॉन ट्वाइस ऑफ के टी, ये पूरा अंडर रूट में, इनटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जेड, डी जेड हो जाएगा। यहाँ से एक m कट जाएगा, ये एक एक k और t कट जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, दैट विल बी इक्वल्स टू, ऊपर सिर्फ k और t बचा, नीचे बता एक 2 और ये कम ट्वाइस ऑफ m, ये और ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 डी जेड। ओके, तो ये हो गया हमारा डी वी वाई की वैल्यू, जो कि हम यहाँ डाल देंगे, और ई रेज टू पावर जेड ये आ गया। ठीक है, तो हमारे जो सेकेंड इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड इंटू जेड रेज टू पावर माइनस 1/2 डी जेड, ये हो गया सिंपल सा हमारा इंटीग्रल। अब अगर इस इंटीग्रल को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ये वाली जो चीज़ है दिस इज द गामा हाफ। ठीक है, ये गामा फंक्शन बोलते हैं। तो इसको, ये जो गामा हाफ है, इस गामा हाफ को गामा फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए हमको इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। इसको गामा हाफ को गामा में चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, और ये जो गामा की जो वैल्यू है, गामा फंक्शन की वैल्यू है, वो होती है अंडर रूट ऑफ पाई। ठीक है, तो ये हमारा कब हमारा फंक्शन है और इसमें वैल्यू डाल दिया हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगी, ये बचा डी वी वाई, सॉरी डी वी वाई की वैल्यू, तो हमारे पास ये बचेगा, और हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा, अंडर रूट ऑफ के टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम।
तो ये जो फंक्शन में ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हम बाहर लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसमें वैल्यू डाल के ये डी जेड की वैल्यू रहेगी, ये जेड आ गया और हमारे पास अंडर रूट ऑफ के टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम ये रह गया, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ के टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम आ गया, लिमिट चेंज की 0 टू इन्फिनिटी की, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू पाई, इस गामा फंक्शन की वैल्यू, गामा हाफ की वैल्यू, तो ये जो हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस जेड और जेड रेज टू पावर -1/2 डी जेड। अब ये जो गामा फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ पाई होता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ के टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ पाई। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा क्या हो गया अब ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 जो है, अब जब ये 2 जब अंदर जाएगा 4 जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 से 4 कटेगा तो 2 ट्वाइस ऑफ 2 पाई के टी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 पाई के टी डिवाइडेड बाई एम हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई ये सेकेंड की निकली, अगर मैं यहाँ पर वी जेड भी लेता हूँ डिवाइडेड बाई डी वी जेड, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ निकलेगी यहाँ पर अल्टीमेटली आके, तो सेकंड और थर्ड जो है सेम टू सेम निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू a, पहला वाला जो फंक्शन है एज इट इज अंडर रूट ऑफ 2w डिवाइडेड बाई m टू इन्फिनिटी यहाँ पर बचा vx ऑफ e रेज टू पावर माइनस ऑफ हाफ m vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी डी वी एक्स, ठीक है। और ये जो है वो 2 बार आ जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 पाई ये और साथ में अंडर रूट ऑफ 2 पाई ये, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा सिर्फ 2 पाई के टी डिवाइडेड बाई एम, इतना बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है एग्जैक्टली, ये जो हमारा पहला वाला जो है इंटीग्रल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस पहले वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। अब हमने पहले वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये लिया कि अब हमने क्या किया कि हमने उठाया इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 2w डिवाइडेड बाई m टू इन्फिनिटी vx e रेज टू पावर माइनस ऑफ हाफ m vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी वी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया m वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के टी को हम लोगों ने स्मॉल टी सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। जब इसको हम लोगों ने स्मॉल टी सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एक्स डी वी एक्स इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, टी बचेगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास वी एक्स डी वी एक्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी एक्स डी वी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 के टी अपॉन एम इंटू डी टी, ठीक है। और प्लस साथ में अब लिमिट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में हमने वी एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये रहा वी एक्स इज जो हमारी जो लोअर लिमिट थी, वी एक्स इज इक्वल टू 2w डिवाइडेड बाई एम, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के अपॉन एम, तो ये अंडर रूट में वी एक्स की वैल्यू अंडर रूट में, तो वी एक्स अंडर रूट में एंड ये भी वी एक्स अंडर रूट में, तो ये दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे, तो 2w अपॉन एम विल बी इक्वल्स टू, तो अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो लिमिट जो है हमारे पास 2w डिवाइडेड बाई एम, ये वी एक्स की वैल्यू वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, डब्ल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है। तो
ये क्या बचा हमारे पास, अगर मैं W इधर रहने दूँ और KT नीचे लेके जाऊँ तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय KT, दैट विल इक्वल्स टू T। ये बचा जो कि उसकी लोअर लिमिट हो गई। तो हमारे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो गया, हमारे पास फंक्शन जो है वो जो फंक्शन है ये वाला क्या बचा हमारे पास, ये बचा इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट चेंज हो गई W अपॉन KT में, ये हो गया हमारे पास W अपॉन KT, जो कि हम लोगों ने ये निकाली W अपॉन KT लोअर लिमिट टू इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी टू इन्फिनिटी। अब ई रेस टू पावर, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को हम लोगों ने टी सब्सटीट्यूट कर दिया, ई रेस टू पावर माइनस टी, और साथ में वी एक्स डी वी एक्स जो है, वी एक्स डी वी एक्स वो हो गया हमारे पास के टी अपॉन एम, के टी अपॉन एम आ गया हमारे पास, ठीक है, और साथ में क्या बचा हमारे पास डी टी, डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये जो है हम कांस्टेंट ले रहे हैं बाहर, के टी अपॉन एम लिख लिया हम लोगों ने, और हमारे पास अंदर क्या बचा, इंटीग्रल फ्रॉम W अपॉन के टी टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी डी टी। ये सिंपल सा इंटीग्रल हो गया, इसको इंटीग्रेट करें, ये के टी अपॉन एम ई रेस टू पावर अपॉन टी को करें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस टी फ्रॉम W अपॉन के टी टू इन्फिनिटी। अब अगर इस माइनस को मैं बाहर ले लूँ तो माइनस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू डालें तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और अंदर जो बचेगा W अपॉन के टी जो बचेगा लोअर लिमिट, तो ई रेस टू पावर क्या बचा, माइनस ऑफ, बचा हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस ऑफ W अपॉन के टी, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू। अब ये n में सब्सटीट्यूट कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू अगर हम लोग n में सब्सटीट्यूट करते हैं, n में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये जो है n की वैल्यू जो है एन ए, ये जो पहला इंटीग्रल है यहाँ पर डाल दो और रेस्ट हमारे पास ये बचा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू ए एज इट इज़ आ गया, इस लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ के टी। अब माइनस जो है मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, माइनस ये मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब और एक काम मैं कर सकता हूँ कि जो माइनस है, एक चीज़ है, सॉरी एक चीज़ गलती कर दी, ये जो माइनस है, माइनस अगर मैंने बाहर ले लिया तो बाहर ले लिया तो ई रेस टू पावर माइनस है, तो ई रेस टू पावर माइनस ऑफ के टी है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पर, तो ये हमारे पास प्लस बच जाएगा, ठीक है, तो ये बचा यहाँ पर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू के टी डिवाइडेड बाई एम आ गया, ई रेस टू पावर माइनस ऑफ W डिवाइडेड बाई के टी, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 2 पाई के टी अपॉन एम बचा, ये लिख दिया मैंने, तो इनटू 2 पाई के टी डिवाइडेड बाई एम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर टी स्क्वायर, ये के इंटू के स्क्वायर, ये टी स्क्वायर एम स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है कि के स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए जो है ए की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। अब ए की वैल्यू जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आ गया ए की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू एम क्यूब, और साथ में क्या है 4 पाई, सॉरी ये आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये है हमारे पास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एम क्यूब आ गया, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आ गया ई रेस टू पावर, सॉरी ई रेस टू पावर ई एफ डिवाइडेड बाई के टी, ये हो गया ए की वैल्यू, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय, रेस्ट आ गया के टी डिवाइडेड बाई एम ई रेस टू पावर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के टी इंटू 2 पाई के टी डिवाइडेड बाई एम आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये एम स्क्वायर इस एम क्यूब से कटेगा, एक एम बचेगा, ठीक है, यहाँ पर के स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एच क्यूब आ गया, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये जो पाई है, ये पाई एज इट इज़ आ गया, 4 पाई, एक एम इधर बचा, ये एम आ गया,
ये के स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। रेस्ट क्या बचा, ई रेस टू पावर दिस एंड ई रेस टू पावर दिस, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके मैंने लिख लिया ई रेस टू पावर ई एफ माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के टी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एम के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच क्यूब, और इसको मैंने ई एफ माइनस डब्ल्यू जो है उसको मैं रिवर्ट करके लिख रहा हूँ उल्टा, तो ई रेस टू पावर माइनस ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि W माइनस ई एफ एग्जैक्टली हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, तो W माइनस ई एफ हमारा क्या था, इट वाज द वर्क, कितना टोटल W क्या हुआ, टोटल एनर्जी माइनस ई एफ जो है फर्मी एनर्जी लेवल, तो ये जो है ये हमारा टोटल W है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ई एफ हमारा इतना है, तो W माइनस ई एफ इट इज़ द वर्क फंक्शन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द इलेक्ट्रॉन, ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वर्क फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 पाई एम के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच क्यूब इंटू ई रेस टू पावर माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय के टी, ओके। तो ये जो चीज़ क्या है, दिस इज द number of electrons can be emitted out per unit area per unit per second, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नंबर। तो हम करंट डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं कि कितने निकलेंगे, तो करंट डेंसिटी हमको पता है J इज इक्वल्स टू एन इंटू ई होता है, एन की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल ली, मल्टीप्लाइड बाई ई कर दो, तो 4 पाई ई, साथ में ई यहाँ डाल दिया, एम के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई के टी, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन निकलता है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को या इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिचर्डसन यूशमैन इक्वेशन, ओके। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमको क्या करना है, अब ई को ऑब्वियसली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और फाई जो है हमारा वर्क फंक्शन हो गया, और वर्क फंक्शन जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल का वर्क फंक्शन हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव अ मेटल फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एनर्जी जो है फर्मी लेवल के बराबर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इमिशन है। आप बोल सकते हैं कि ये जो जे जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टी स्क्वायर के ऊपर, दैट इज टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर फैक्टर भी हो गया, ओके। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।